नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। कैलडोर मॉडल की उपयोगिता इस बात में है कि इन्होंने हैरड की इनस्टेबिलिटी को दूर किया है। जहां हैरड ने ये कहा था कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो अनस्टेबल होती है, कि एक बार अगर डिसइक्विलिब्रियम आ गया तो फिर कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो उस डिसइक्विलिब्रियम को दूर कर सके। कैलडोर ने इसका सोल्यूशन प्रस्तुत किया। कैसे सोल्यूशन प्रस्तुत किया इस बात को इसको हम समझेंगे इसमें, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हैरड की इनस्टेबिलिटी का कारण क्या है। अगर हमको कारण पता चलेगा तब हम निदान सही ढंग से समझ पाएंगे। तो हैरड का जो मॉडल है वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होगी जब ये स्थिति होगी, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ बराबर होंगे और ये बराबर होगा सेविंग रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये हैरड मॉडल कहता है। इसमें हैरड ने जो काम किया है वो ये है कि उन्होंने सेविंग रेट को और कैपिटल आउटपुट रेशियो को, इवन नेचुरल ग्रोथ रेट को भी गिवन फ्रॉम आउटसाइड मान लिया है। मीन्स ऑल दीज पैरामीटर्स आर फिक्स्ड। अब जब ये सारे के सारे फिक्स्ड हो गए तो किसी एक में अगर कोई डाइवर्जेंस होता है तो कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो उनको फिर से वापस इक्वलिटी की कंडीशन में ले आ पाए। तो मूल जो वजह है हैरड मॉडल में इनस्टेबिलिटी की है दैट इज द फिक्स्ड नेचर ऑफ पैरामीटर्स इन हैरड मॉडल। इसमें होता क्या है कि अगर ये एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन हो सकती है। या तो ये हो सकती है कि एक्चुअल ग्रोथ इज लेस देन वारंटेड ग्रोथ, या ये हो सकता है दैट एक्चुअल ग्रोथ इज ग्रेटर देन वारंटेड ग्रोथ। दोनों स्थितियों में क्या होगा, अगर एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ से कम है, दिस मीन्स दैट एक्चुअल सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लेस देन रिक्वायर्ड सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये स्थिति बनेगी जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट 8% है, वारंटेड ग्रोथ रेट 10%, actual selling rate is 24%, capital output ratio is 3. Warranted selling rate is 30 and capital output ratio is 3. इस स्थिति में actual growth rate is less than warranted growth rate. अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि जो एक्चुअल सेविंग है दैट इज लेस देन रिक्वायर्ड सेविंग, इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल डिमांड है इकोनॉमी में वो जितनी होनी चाहिए उससे कम है। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी डिप्रेशन की स्थिति में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेविंग जो होगी वही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगा। तो चूंकि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स देयर इज लैक ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन की स्थिति में चली जाएगी। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज हायर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, इसका मतलब होगा दैट एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन वारंटेड सेविंग और वारंटेड इन्वेस्टमेंट। ये स्थिति बन गई। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट 10% है, वारंटेड ग्रोथ रेट 8% है, और ये रिलेशनशिप है, सेविंग रेट इज 30% एक्चुअल, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 3, वारंटेड सेविंग रेट इज 24 एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 3। यहां ध्यान रखना है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में इसका मतलब है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज हायर देन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब दैट डिमांड इज हाई इन द इकोनॉमी, और इस स्थिति में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी, और कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं है हैरड के मॉडल में जो इस डिसइक्विलिब्रियम को दूर करता है। तो आखिर इस डिसइक्विलिब्रियम की मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह है डाइवर्जेंस बिटवीन एक्चुअल एंड वारंटेड सेविंग रेट। यहां पर एक्चुअल सेविंग 24%, वारंटेड 30%, यहां पर एक्चुअल सेविंग 30%, वारंटेड सेविंग 24%। अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म बन जाए
जिससे एक्चुअल सेविंग वांटेड सेविंग के बराबर हो जाए तो ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन समाप्त हो जाएगी। मीन्स इन दिस केस, इस स्थिति में अगर हम एक्चुअल सेविंग रेट को 24% से बढ़ाकर 30% पर कर दें तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 10% चला जाएगा एंड देयर इज नो डिसइक्विलिब्रियम। इसी तरह से इस स्थिति में अगर हम एक्चुअल सेविंग रेट को 30 से घटाकर 24 कर दें तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 8% हो जाए, क्योंकि डिजायर तुम्हारा 24। मीन्स अगर हम सेविंग को घटाने या बढ़ाने की कोई मैकेनिज्म डेवलप कर पाए तो हम इस इनस्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं। ये काम कैलोडोर ने किया है। कैलोडोर ने अपने मॉडल में ये प्रॉफिट फंक्शन बताया जिसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट डिपेंड करता है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। और ये सेविंग फंक्शन है। प्रॉफिट फंक्शन में रेट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग फंक्शन में सेविंग ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलोडोर ने यह बताया कि कैसे इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग को प्रभावित करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हैरड मॉडल में इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड बाय सेविंग। सेविंग डिसाइड होती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है। कैलोडोर मॉडल में सेविंग इज अफेक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सेविंग डिसाइड होगी और इसके लिए मैकेनिज्म जो कैलोडोर ने डेवलप किया है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ती है और शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ने के कारण इकोनॉमी में सेविंग रेट बढ़ता है। तो इस तरह से इकोनॉमी का जो एक्चुअल सेविंग रेट होगा दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो सेविंग रेट भी बढ़ जाएगा, अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटता है तो सेविंग रेट भी घट जाएगा। ये बात उन्होंने इनके माध्यम से बताई। इस डायग्राम में यही बात दिखाई गई है। इनिशियल कंडीशन इज दिस वन। इक्विलिब्रियम के जरूरी है कि सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट दोनों बराबर हो। इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब अगर वारंटेड ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेविंग की जरूरत होगी। वो एक्स्ट्रा सेविंग कहां से आएगी? कैलोडोर ये कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा सेविंग आएगी अगर इकोनॉमी का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। अगर इकोनॉमी का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो उसके अकॉर्डिंग सेविंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट इकोनॉमी में चेंज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज होगा और उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के चेंज होने के कारण सेविंग रेट बदल जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बदल जाता है और एक नया सेविंग रेट मिल जाता है जहां ये दोनों बराबर है। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। जो चीज हमको यहां से कि अगर वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा है तो उस वारंटेड ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेविंग होगी वो सिस्टम से ही जनरेट हो जाएगी। कैसे? बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर वारंटेड ग्रोथ रेट कम हो जाता है इसका मतलब कि सेविंग कम होनी चाहिए। तो सेविंग कम कैसे होगी? कैलोडोर कहते हैं वो सेविंग कम होगी बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट घट जाएगा तो उसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने के कारण सेविंग रेट भी घट जाएगा। यानी कि ये जो कंडीशन आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट घट गया जिसके कारण शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया और शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने के कारण इक्विलिब्रियम कंडीशन भी चेंज होकर यहां। तो इस तरह से कैलोडोर ने सेविंग रेट में चेंज के माध्यम से हैरड की इनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैरड के मॉडल में
investment depends upon saving. But in Carador's model, saving depends upon investment. तो इकोनॉमी के कंडीशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चेंज होता है और उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में सेविंग्स भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अगर एक इक्विलिब्रियम हटता है तो दूसरा इक्विलिब्रियम इकोनॉमी अपने आप स्थापित कर लेती है। इस तरह से कैराडोर ने जो इनस्टेबिलिटी हेरिट की थी उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ध्यान में रखना है कि ये जो कैराडोर का मॉडल है, दिस इज नॉट ग्रोथ मॉडल, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, लेकिन इसके माध्यम से हम इनस्टेबिलिटी की समस्या का समाधान करने में सफल होते हैं, जो हेरिट ने बताया। वीडियो पर अपनी राय दें, मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से उसे हम तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका